हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर कर पा रहे होंगे। डियर ऑल, जी हाँ, इससे पहले सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके थे बैंकिंग सेक्टर के अंदर उसके कैटेगरीज को। जी हाँ, कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने जनरली बताया था मैंने आपको कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं और पेमेंट बैंक्स क्या हैं, और साथ साथ में मैंने कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्कस किया था। जी हाँ, इस सीरीज का पर्पस एक ही है, खास पर्पस जो मैंने आपको बताया पहले भी। हम लोग प्रॉपर तरह से स्टडी करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे, प्रॉपर करेंगे। ऑलराइट। सेकंड, अब यहां मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। जी हाँ, और डिटेल में जाऊंगा, मतलब बैंकिंग सेक्टर की कुछ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से मिल सके। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक चीज हमें समझेंगे कि वो क्या है। वो ये है कि देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को देखिए, स्टडी स्टडी कर क्यों रहे हैं, मैं आपसे पहले पढ़ाने से पहले, आप लोगों के साथ डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोग खुद सोचें एक बार कि आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं। अगर सिर्फ आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप फटाफट से सीएस बनकर, या सीएस बन जाए, अच्छी बात है, जल्दी बन जाए, अच्छी बात है, मेरी कहना सीएस आराम से बने। सीएस बन जाने के बाद में क्या पर्पस आपका सिर्फ यही है कि जॉब कर लूँ और लाइफ में अर्निंग्स कर लूँ और हो गया काम, ये एक डिग्री मिल जाए? नहीं यार, एक्चुअली आई पर्सनली बिलीव, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप जो भी करें उसे दिल से करें। दूसरा, जब किसी काम को दिल से करेंगे तो उसमें खुश रहेंगे। ऑलराइट, सो आई बिलीव दैट कि आप इस सेशन को या किसी भी सेशन को आप देखें पूरी सिंसियरिटी के साथ में, पूरा देखें ताकि कोई डाउट ना रह जाए। अगर आप खुद अपनी स्टडी के साथ कैजुअल है, मान लीजिएगा अगर आप खुद प्रॉपर नहीं स्टडी कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो याद रखेगा ये बात पूरी पूरी श्योरिटी के साथ की जा सकती है कि आने वाले टाइम में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, याद रखिएगा, मैं डिटेल में इसको एनालिसिस करूंगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में भी हेल्प कर सके ये। और एक्चुअली आपके आने वाले फ्यूचर में जब भी आप चाहे यू नो व्हाट, आप कभी भी किसी भी यू नो व्हाट सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए जाएं या सीएस प्रोफेशनल की स्टडी करें, या आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करें या जॉब करें, ठीक है, वहाँ हेल्पफुल रहेगा। और ये एक्चुअली जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं बैंकिंग हिस्ट्री को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है। सो प्लीज पे अटेंशन। ऑलराइट, नाउ सी, अब यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजर डेवलपमेंट्स। ठीक है, मैं इसको इतना ध्यान मत दीजिएगा, जो लिखा है स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली यहाँ बहुत डिटेल में डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन आगे चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में आगे बताया गया है। मैं यहाँ उन सबको एक साथ बोलने की कोशिश करूंगा टॉपिक्स को, ताकि उन सब में एक कनेक्शन हो सके, उनमें एक लिंक क्रिएट हो सके। ऑलराइट, देखिए, इंडिया में आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेजों का, जी हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में या ब्रिटिश का हम अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो उनकी एंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू हुई। क्या सर? ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, आई होप सब जानते होंगे, वेल फैमिलियर होंगे इस वर्ड के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, एक्चुअली जहां तक ये कंपनी 1608 में इस्टेब्लिश हुई थी और इन्होंने इंडिया की तरफ देखना शुरू किया। जी हाँ, इनको लगा कि यार इंडिया में पेपर्स का मतलब मसालों का बिजनेस करना बहुत अच्छा रहेगा, तो इन्होंने इंडिया की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया। और जी हाँ, इन्होंने शुरुआत की थी, अगर बताऊं, बंगाल, जी हाँ बंगाल, ठीक है, मद्रास एंड बॉम्बई। जी हाँ, ये तीन जगहों से ब्रिटिशर्स ने हम इंडिया में आने का रास्ता ढूंढा। जी, कहां कहां से, याद कर लीजिएगा, कहां कहां से आने का रास्ता ढूंढा उन्होंने? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, इसे उस वक्त ये प्रेसिडेंसी टाउन कहते थे। क्या कहते थे? प्रेसिडेंसी टाउन। ये प्रेसिडेंसी टाउन थे, जी हाँ, ये प्रेसिडेंसी टाउन जो थे, यहां से ब्रिटिश ने बिजनेस करना स्टार्ट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी तरक्कियों की तरफ चल रही थी, जी हाँ, और बिजनेस करने के उन्होंने तरीके ढूंढ लिए थे कि उन्होंने पेपर से बिजनेस करना इंडिया में, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनके सामने बहुत अच्छी थी। ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाएं कि बैंकिंग कॉन्सेप्ट किस तरह से डेवलप हुआ है कंट्री के अंदर। ऑलराइट, आप चाहे तो मैं क्विक में भी बोल सकता था, लेकिन मुझे नहीं बोलना है। अगर आपको लगता है कि डिटेल एनालिसिस मैं यहाँ कर रहा हूँ और आप उसको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे साथ इसे एंजॉय कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। जल्दी जल्दी वाला मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर आप जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है तो आप कोई और भी सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी अवेलेबल होंगे जल्दी जल्दी वाला, पर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, नाउ अब क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने यहां पर आया तो उन्होंने बंगाल, मैंने जैसे बताया, इधर मद्रास एंड बॉम्बे, सारे सी पोर्ट वाले एरिया उन्होंने फाइंड आउट कर लिए। ऑलराइट, और इन्होंने अपना बिजनेस धीरे 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 स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए
जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती थी, जी हाँ, इसके लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो इसने एक डिपार्टमेंट सेटअप किया जिसका नाम था एजेंसी हाउस। जी हाँ, एजेंसी हाउस। एजेंसी हाउस, एजेंसी हाउस दरअसल क्या काम करता था? एजेंसी हाउस का जो मेन पर्पस था ना, वो मनी अरेंज करना होता था। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। एजेंसी हाउस क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मनी अरेंज करता था। मनी अरेंज करता था, जी हाँ, बोल लीजिएगा, मनी अरेंज करने का काम कौन करता था? उसका एजेंसी हाउस। इन सबकी कनेक्शन है बहुत ही ज्यादा, एक आपस में आगे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो मैं आपको उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इसलिए आप इनका नाम से फैमिलियर हो जाए पहले। ऑलराइट, तो जो एजेंसी हाउस था उसका बेसिकली रोल क्या था? डिपार्टमेंट था एक तरीके का, जो कि मनी अरेंज करने का काम करता था। ऐसा कह लीजिएगा एक बैंकिंग फंक्शन रोल प्ले कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब क्या हुआ? बाय द टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ये ऑब्जर्व किया कि नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था ना, देखिए बैंकिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। फंड रेज करने का काम कौन कर रहा था? एजेंसी हाउस। लेकिन रिसोर्सेज बड़े लिमिट थे क्योंकि कुछ ही लोग थे जो पैसा जमा कराते थे, कुछ लोग थे जमा नहीं कराते थे, ठीक है। सो पहली बार, जी हाँ, पहली बार मैं आपको यहां नोट करवा दूं, इंपॉर्टेंट बात है, 70 में, ये एग्जाम में कभी पूछ सकता है, नहीं पूछे तो आपकी नॉलेज के लिए बहुत है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था इंडिया के अंदर। जी हाँ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, नाम याद कर लीजिएगा। कौन सा ईयर में आता? 1770 में। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टैब्लिश किया गया। सर इसे एस्टैब्लिश करने वाला कौन था? मैं आपको बता दूं, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी, इन्होंने एस्टैब्लिश किसको किया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। सर ये कहां से आया था? एजेंसी हाउस का ही मैं बता रहा हूं, रोल था एक्चुअली एजेंसी हाउस ही मैं बताऊंगा यहां पे आपको, जो बोल रहा था एजेंसी हाउस। एजेंसी हाउस ये काम कर रहा था, ठीक है। अच्छा, एजेंसी हाउस ने देखा बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया गया, लेकिन इंडिया में जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का जो बिजनेस था ना, बहुत अच्छा नहीं चला। अच्छा इसलिए नहीं चला, उसका रीजन था कि एक नया कॉन्सेप्ट था, जो एक बड़ा चैलेंज बन के आ गया था लोगों के सामने कि यार अपना पैसा हम दे रहे हैं, सेफ होगा नहीं होगा या क्या होगा। सो एक नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान बहुत फ्लॉरिशली आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आज भी अगर हम बोलेंगे कि इंडिया में सबसे पहला बैंक कब आया था, तो हम बोलेंगे 1770 में, जब बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। इसके बाद में जनरल बैंक ऑफ इंडिया भी आया, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाए। उसका मेजर रोल यही था, याद देखिएगा, मेजर प्रॉब्लम यही था कि लोग फैमिलियर नहीं थे बैंकिंग टर्म के साथ में। ऑलराइट, फैमिलियर नहीं थे, तो इनका बिजनेस सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा सर क्यों हो गया था? आप ऐसे समझ लीजिएगा, बैंक बिजनेस कैसे करता है? बैंक बिजनेस करता है, पैसा आता है तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लैंड सच मनी टू अदर्स जिनको जरूरत होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जब होगा जब बैंक के पास पैसा आएगा। अब जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान में सोच के देखिएगा, लोगों से पैसा ही बहुत कम आएगा, लोगों से पैसा ही नहीं आएगा, तो बैंक कैसे बिजनेस करेगा? ऑलराइट, तो इसलिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी बहुत सा तरक्की नहीं कर पाया। अब देखिएगा, मैं कुछ बातें यहां भले ही आपको आपका, ताकि आपके सिलेबस का भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज कवर हो सके, प्लस साथ के साथ में आपके याद देखिए कि नॉलेज भी इंप्रूव हो सके, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझूंगा। ऑलराइट, अच्छा अब क्या हुआ सर? 1914 की कहानी सुनिएगा। 1914, आई होप जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे उन्हें 1914 वर्ड यूज करते ही मेरे समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जी नाम सुना होगा आप लोगों ने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जी हाँ। एंड 1914 ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और जब भी याद रखिएगा, जब भी युद्ध होते हैं, जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो क्या होता है, क्या क्या इंपैक्ट आता है उसका? बिजनेस ठप पड़ जाते हैं, आप जानते होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, मनी का इशू आ जाता है बहुत बड़ा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक शॉर्ट में जरूर एक बात बोल रहा हूँ समझाने के तौर पे कि 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सर 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, हाँ। एक्चुअली इससे थोड़ा सा पहले और जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ब्रिटिश ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की तरफ ध्यान दिया। कहाँ कहाँ दिया नाम बोलिएगा? बंगाल बोलिएगा, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे।
अच्छा, लेकिन अब मैंने बताया कि 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो आ चुका था, ठीक है, बना चुके थे अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। अलेक्जेंडर एंड कंपनी में, याद कर लीजिए, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो बना लिया था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इन्होंने क्या प्लान किया दरअसल, जी ब्रिटिशर्स ने क्या प्लान किया कि भाई उनके गवर्नर जनरल जो होते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि बोले यार क्या किया जाए कि यार बैंकिंग बिजनेस में स्टैब्लिश रहे। तो ऐसी जगहों पर उन्होंने बैंक करना स्टार्ट किए जहां वो लोग ऑलरेडी पहले पहुंच चुके थे। जैसे कि उन्होंने अपनी अपनी जगह कहां अच्छे से आता है अपने कदम जमा लिए थे, बंगाल में, ठीक है, बोलिएगा बंगाल में, ठीक है सर, और कहाँ जमाए थे, मद्रास में, और कहाँ जमाए थे, बॉम्बे में, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ध्यान समझना, बहुत ध्यान सुनना। क्या हुआ, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू अपने एजेंसी हाउस के हेल्प के थ्रू क्या किया, इन्होंने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अपने बैंक बना लिए। जी हाँ, इनके बैंक्स बन गए। ध्यान से सुनिएगा, यहां से मैं कहानी थोड़ी सी अलग बोल रहा हूं आप लोगों को, शायद ये समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सुनना, प्रेसिडेंसी टाउन्स के नाम क्या थे, बंगाल, जल्दी से बोलिएगा, बंगाल, जी हाँ सर, और बॉम्बे ऑफ कोर्स, मद्रास, ऑलराइट, याद हुआ, बंगाल, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स बनाए थे, 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स बनाए थे, ठीक है। इन्होंने पहला काम क्या किया, सुनिएगा, पहला बैंक बना दिया यहां पर, बैंक ऑफ मद्रास, 1804, बोला ओके। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बनाए, बोले जहां अपने पैर जमाए हैं वहीं धंधा करेंगे। एंड बॉम्बे के पास कहां पहुंचे वो, सॉरी एक मिनट, बंगाल पहले आए थे, माफ कीजिएगा, बंगाल पहले आए थे, बैंक ऑफ बंगाल, देन बॉम्बे, एंड फिर मद्रास, 1843, 1843, बंगाल, बंगाल फंस, हाँ बंगाल फंस गए थे, जी हाँ बिल्कुल, ये 1806 था, 1806, 1806। तो बंगाल, जी हाँ, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, एंड मद्रास। सर हमें ऐसे ईयर थोड़ा ना याद रख पाएंगे, कोई बात नहीं, याद मत रखिएगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। तो ये बैंक जो थे ना, इन्होंने 3 बैंक्स इस ईयर के अराउंड एस्टैब्लिश कर चुके थे। ये बेटा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, याद देखिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको याद रह जाए कि कॉन्सेप्ट की कहानी कहां कहां से आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्यों बता रहा था बेटा, आपको देखना, इसकी कनेक्शन समझना आप लोग, इसको मैं क्यों बता रहा था, देखिए हुआ क्या 1914 में, 1940 में क्या हुआ, 1940 में एक हो गई गड़बड़। सर क्या गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया कि क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, झगड़ा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने बिजनेस ठप करके रख दिए, बेरोजगारी, जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ गया, मनी का प्रॉब्लम आ गया। आप बिलीव करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नंबर ऑफ बैंक्स लगातार बंद हो चले गए। जी हाँ, क्यों, लोगों के पास पैसा नहीं, बैंक के पास पैसा नहीं, क्योंकि बैंक के पास पैसा आए या बैंक के पास जो एक्चुअली पैसा था उसको रिकवर नहीं कर पा रहे थे। और एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, जी हाँ, जो यहां ईयर मेंशन किया गया है 1921, क्लोज्ड मार्केट, जी हाँ, यहीं एक नई कहानी शुरुआत हुई थी। क्या सर, यहीं एक नई कहानी की शुरुआत हुई थी। यहां एक नई कहानी क्या बनी थी, याद देखिएगा, ये 3 बैंक थे ना बेटा, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इन तीनों को मिला के बना दिया गया इन 1921 इंपीरियल बैंक। याद देखिएगा, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक, जी हाँ, जिसका जिक्र यहां किया गया है, देखिएगा, स्टेट ओन्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज ओनली द बैंक एग्जिस्टिंग। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आपसे कोई पूछता है, देखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास था, उन तीनों बैंक्स को आपस में मिला दिया गया, जी हाँ, और उनको मिलाने के बाद में यहां बना दिया गया इंपीरियल बैंक। कोई पूछता है तो याद रखिएगा, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजे की वजह से हुआ था, क्योंकि कई सारे ऐसे बैंक्स ठप हो गए थे और सिर्फ 3 बैंक उस समय सर्वाइव कर पा रहे थे। और इनका सर्वाइवल भी, याद रखिएगा, अंग्रेजों को लग रहा था इनका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन तीनों को मिलाकर एक बैंक कर दिया गया, इंपीरियल बैंक। आज उस इंपीरियल बैंक को याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अभी डिटेल में जाऊंगा, सब समझाऊंगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया। अब लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वहीं का वहीं बना रहा। सर क्यों, देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आने वाली है। आई प्रॉमिस टू यू, आपको बहुत हेल्प करेगा, आई गारंटीड। क्या हुआ समझना बेटा, प्रॉब्लम फिर आया।
देखिए 1921 में सब अच्छा चल रहा था सुकून से, हाँ जी इंपीरियल बैंक बन गया, 3 बैंक्स मिला लिए, बैंकों का नाम बता दीजिएगा, मद्रास बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, इनको मिला के इंपीरियल बैंक बना लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई 1929 से 34 अराउंड। एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आया। फाइनेंशियल क्राइसिस आया क्या सर? फाइनेंशियल क्राइसिस, हाँ जी हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस समझते हैं? रिसेशन, रिसेशन समझते हैं? मंदी, मंदी, भयंकर मंदी आई। सर ये मंदी कहाँ से आई थी? ये एक्चुअली बेटा इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम यूएस। जी हाँ, इसे हिंदी में मुझे जहां तक समझता हूं उसको हिंदी में कहा जाता है तीसा की मंदी। जी हाँ, 30th, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30th, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30th। बहुत भयंकर मंदी आया मार्केट में, और उस मंदी की वजह से फिर बैंकों में इंपैक्ट आया। जी हाँ, फिर बैंक्स के ऊपर इंपैक्ट आना स्टार्ट हुआ और बैंक का सर्वाइव करना फिर मुसीबत में पड़ गया। अब जो गवर्नर जनरल थे, एक्चुअली अंग्रेजों के मैं बात कर रहा हूं यहां पर, उनके पास फिर खबर पहुंची कि क्या चक्कर है भाई, ये बार बार बैंक बंद क्यों आते हैं? माना प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन चक्कर क्या है, इतने बार बार बैंक बनते हैं, बार बार बंद हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां के कुछ एक्सपर्ट्स ने ये रेफर किया कि भाई इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऐसा ही क्या प्रॉब्लम्स है। इसके प्रॉब्लम को समझने के लिए एक हिल्टन, जी हाँ हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी, जी हिल्टन यंग कमेटी बनाई गई थी। ये अंग्रेजों की बनी हुई कमेटी है बेटा, हिल्टन यंग कमेटी अंग्रेजों की बनी हुई कमेटी थी। इस कमेटी ने यह रिकमेंड किया कि बैंक्स के बंद होने के रीजन ये है कि बैंक्स की जब प्रॉब्लम्स आती है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल केसेस आते हैं, तो कोई भी एक्चुअल कोई प्रॉपर अथॉरिटी या कोई प्रॉपर ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको गाइड कर सके कि करना क्या है। जैसे मान लीजिएगा रिसेशन आया तो बैंक्स को क्या करना चाहिए, बैंक्स को कितना रिजर्व मेंटेन करना चाहिए, बैंक्स को कितना यानी लैंड करना चाहिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम थी कि बैंक्स को सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था। तो कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और फिर गवर्नर जनरल ने बोला कि अच्छा यार ये इशू है, और राइट, वहीं से एक हिल्टन यंग कमेटी ने बेटा एक प्रपोजल दिया। किसका प्रपोजल दिया था? प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशिंग आरबीआई। बोला सर एक ऐसा बैंक बनाना पड़ेगा जिसका नाम आजकल हम आरबीआई बोलते हैं। सर कब दिया गया था प्रपोजल? इन 1934, और इसे एस्टैब्लिश कर दिया गया था, याद रखिएगा, फॉर्म्ड हो चुका था ये इन 1935। जब हम बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934, तो कंफ्यूज मत हो जाना सर 1934 क्यों बोल रहे हैं जबकि 1935 में था। जिस ईयर में जिस एक्ट की इंट्रोडक्शन दी जाती है ना बेटा, उस ईयर में उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली आरबीआई ने अपना जो फंक्शन करना स्टार्ट किया था वो 1985 में किया था। यहां तक का कहानी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। यहां पे बहुत सुनते जाइएगा, मतलब मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि इस डेटा को रट लीजिएगा, आप समझिएगा एक्चुअली कनेक्शन क्या था, ठीक है। ऑलराइट सर, यहां तक भी हम पहुंच गए। फिर सर फिर क्या कहानी शुरू हुई, अब समझिएगा। लेकिन यहीं तक हमको रुकना नहीं था। जी हाँ, यहां तक हमको रुकना नहीं था, हमें तो आगे भी जाना था। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बीच में रोक कर समझा दूं कि इसी दौर में आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है आप इसको रोक सकते हैं, ठीक है। आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं आपको आगे की बात समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि कहाँ हम लोग पहुंच गए हैं और क्या क्या बात हमने समझ ली है। ऑलराइट, अब देखिएगा आगे की बात। सर ये तो बन गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब शान सुनना बेटा, आगे की बात सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या हुआ? इंडिया धीरे धीरे अपनी आजादी तरफ जा रहा था। जी हाँ, देश आजाद हुआ था। आई होप आप लोगों को याद होगा देश कब आजाद हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में शर्मी की वजह से नहीं लिखते हैं तो लिख दीजिएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, सही कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, 1947 अपडेट आप बता दीजिएगा बेटा, इतना तो हमने बता दिया आपको। 1947 में देश आजाद हो था, और आजाद होने के बाद में सबसे पहले हमको लगा यार कि बैंक्स, देखिए आरबीआई जो था ना, देखिए बहुत ध्यान सुनना, आरबीआई जो था ना बेटा, ये खुद एक कंपनी थी। ध्यान सुनना, ये आरबीआई क्या था? ये खुद कंपनी थी, एक कंपनी थी, और जिसमें प्राइवेट लोगों की होल्डिंग ज्यादा थी। प्राइवेट होल्डिंग थी, जिसके अंदर प्राइवेट होल्डिंग ज्यादा थी। जी हाँ, कुछ अमीर लोग जिन्होंने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। और दरअसल ध्यान से अगर देखा जाए तो ये
अमीरों का तरह से रेगुलेट हो रहा था। जी हाँ, उनका अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट था इसके अंदर। तो एक कंपनी थी आरबीआई। अब जब देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम क्या किया कि भैया पहले क्या करो, नेशनलाइज्ड कर दो किसको, आरबीआई को। तो इन्होंने याद देखिएगा इन 1949 आरबीआई को क्या बेटा, नेशनलाइज्ड। आरबीआई का किया नेशनलाइज, आरबीआई का किया नेशनलाइज्ड, और यहीं से एक कानून दे दिया बैंक्स के लिए। जी हाँ, जितने बैंकिंग हैं सबको ये कानून मानना पड़ेगा। क्या, उसके लिए बनाया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरत पड़ने वाला है पूरा करियर में इसका। दावे से कह रहे हैं बात, हल्के में ना लीजिएगा। ऑलराइट, ये यहां पर हमारा बैंक बन के तैयार हो गया था। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। आपसे कोई पूछता तो याद रखिएगा आरबीआई नेशनलाइज कौन से ईयर में, 1949 में। और जी हाँ, उसी के साथ साथ क्या हुआ सर, नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या हुआ, गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, 1949 में गवर्नमेंट कंट्रोल, क्लियर एकदम। अब 1949 में जब यहां पर आरबीआई ने अपना, याद देखिए आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया और बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, जी हाँ, बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पास किया गया। ऑलराइट, यहां तक याद रहेगा। ऑलराइट सर, अब यहां देश आजाद हो चुका था, सारी कहानी शुरू हो चुकी थी। अब क्या हो रहा था देखिएगा, इन 1935, जी हाँ, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। In 1935, the RBI was established as a central bank of the country. Central bank of the country. जी हाँ, सेंट्रल बैंक। याद देखिएगा, लेकिन 1935 में ये तब भी कंपनी था, बैंकिंग कंपनी था, एक्चुअली कंपनी फॉर्म में था। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट लोगों का होल्डिंग ज्यादा था इसके अंदर। ठीक है, एंड द क्वासी सेंट्रल बैंकिंग रोल ऑफ द इंपीरियल बैंक केम टू एन एंड। जी हाँ, और जो इंपीरियल बैंक, याद रखिएगा इंपीरियल बैंक 3 बैंक को मिला के बना था, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, अब क्या हुआ कि सिर्फ क्योंकि उस टाइम एक ही ऐसा बैंक था, कौन सा, इंपीरियल बैंक, तो 1935 में आरबीआई को रिड्यूस किया गया एंड ग्रेजुअली यहां पर 1936 से 1935 जो इंपीरियल बैंक था एक्सपांडेड इट्स नेटवर्क 480 ब्रांचेस। अब देखिएगा बेटा, यहां आगे 1935 मतलब आजादी की बात की कहानी बता रहे हैं सर, आजादी की बात की कहानी। हाँ जी, यहां से एक नया फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, नया फेज स्टार्ट होता है जो मैं अभी समझाऊंगा आपको। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन, याद देखिएगा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज पेनिट्रेशन, मैं क्लियर करता हूं थोड़ा सा आपको ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। एंड in order to increase the penetration in rural areas, Imperial Bank was converted into a State Bank of India. जी हाँ, इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। ध्यान समझेगा, ये पेनिट्रेशन का मतलब होता है ना, एसएस। क्या हो रहा था, हम चाहते थे, देखिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो बैकवर्ड एरियाज थे, जो रूरल एरियाज थे, वहां तक हमें अगर इनकी पहुंच बनानी थी, जी हाँ, वहां तक अगर इन बैंक्स की पहुंच बनानी थी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये था कि ऐसा हो सके, जी हाँ, ऐसा हो सके कि बैंक्स रूरल एरिया तक पहुंचे, बैंक्स रूरल एरिया तक पहुंचे। जब बैंक्स रूरल एरिया तक पहुंचेगा तो याद देखिएगा लोगों तक फंड पहुंचेगा, इकोनॉमिकली हम लोग डेवलप करेंगे। इन 1955 ये ऑब्जर्व किया गया कि इंपीरियल बैंक को हमने एक नाम दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी क्या मतलब सर, बेटा इस पे भी गवर्नमेंट आई और पकड़ लिया इसको, बोला चला जा बेटा तेरे को भी नेशनलाइज करते हैं। जी हाँ, सो याद देखिएगा इन 1955 इंपीरियल बैंक को जो है वो नेशनलाइज किया गया और उसका नाम रख दिया गया, यहां पर कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था ना बेटा, एसबीआई, जी हाँ एसबीआई, एसबीआई क्या सर, एसबीआई, 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 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, इसके साथ थे, इसके साथ एसोसिएट बैंक्स, एसोसिएट बैंक्स। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको याद करा देता हूं, फटाफट फटाफट याद रखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, याद भी हो तो चला जाएगा। 7 इसके क्या थे, एसोसिएट बैंक्स। 7 क्या थे इसके, एसोसिएट बैंक्स। 7 एसोसिएट बैंक्स थे इसके। सर एसोसिएट बैंक्स मतलब जो इनके साथ में काम कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको अभी क्या अभी याद कराता हूं, जस्ट सिंपली फोकस। ऑलराइट, ऑलराइट, चलिए जो एसोसिएट बैंक्स थे याद रखिएगा वो कुछ ऐसे थे। हैदराबाद, आपको नाम याद करना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख लिख के बता रहा हूं। हैदराबाद, इंदौर, मैसूर, नाम सुने, बोलो पहला पहला फटाफट से बोलो, हैदराबाद,
इंदौर, मैसूर, हैदराबाद, इंदौर, मैसूर। सर ये आएंगे एग्जाम में, बेटा पता होना चाहिए, एग्जाम पूछ ले, एग्जामिनर पूछ सकता है फर्स्ट बैंक्स कौन से थे, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि उन फर्स्ट 7 बैंक्स के नेम आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नंबर पूछ सकता है, ठीक है, तो पता होगा, अच्छा बात है, ठीक है। ऑलराइट, सो पहला क्या थे, हैदराबाद, इंदौर, मैसूर। सर और कौन सा था, ये बैंक, बेटा ये जगह का नाम नहीं बोल रहा, बैंक ऑफ हैदराबाद है, बैंक ऑफ इंदौर है, बैंक ऑफ मैसूर है, ठीक है, बैंक ऑफ सौराष्ट्र है, ठीक है, ये मैं जो आपको नेम बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, देखिएगा, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है, त्रावणकोर, ठीक है, ये मतलब याद रखने हैं, सिंपली रीड कर रहे हैं, सुन ले रहे हैं, सुन लेंगे, सुनते सुनते याद भी हो जाएगा। एक बार वापस बोल के देखो, सर हैदराबाद, इंदौर, मैसूर, सौराष्ट्र, ठीक है, और बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ पटियाला, जी हाँ, बैंक ऑफ पटियाला, पटियाला। हो सर, कौन कौन सा हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, मैसूर हो गया, ठीक है सर, और हमारा सौराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ सौराष्ट्र हो गया, त्रावणकोर हो गया, बैंक ऑफ पटियाला हो गया, फिर सर कौन सा रह गया, ऑलराइट, बैंक ऑफ, ये नाम सुना होगा आपने, पहला बहुत फेमस था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जी हाँ, बीकानेर एंड जयपुर, जी हाँ, ठीक है। तो ये 7 बैंक्स थे, ग्रेजुअली याद रखिएगा, आफ्टर सम टाइम, यू नो व्हाट, इनको सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था इन बैंक्स को, ठीक है। मैं अभी पूरा हिस्ट्री में जाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा, ताकि मैं पहले थोड़ा 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 आपको डेटा देता चला जाऊं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई पूछेगा तो आप देखेंगे कि 7 बैंक्स ऐसे थे, याद रखिएगा, जो कि इनिशियली याद रखिएगा, जो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7 ऐसे एसोसिएट बैंक्स थे, कौन कौन से, हैदराबाद, मैसूर, इंदौर, सौराष्ट्र, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है, बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। क्लियर एकदम। अच्छा, अब आगे का बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, आगे का भी सुनते हैं बात। इन यू नो व्हाट, ये बाद में करीबन मुझे आपको जानकारी में डाल दूं, इन 2017 इन 2017 जो था ना, ये 7 के साथ जो बैंक थे, 7 एसोसिएट बैंक्स थे, ये ग्रेजुअली आपस में मिले, मर्ज हो गए थे, ठीक है, बाद में मर्ज हो गए, किसके साथ में, ये मर्ज हो गए थे, ये मर्ज विद एसबीआई, जी हाँ, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब आगे कहानी सुनते चले जाओ, क्योंकि बुक में आप इतना पढ़ने बैठेंगे ना, पढ़िए, मैं नहीं कह रहा नहीं पढ़ना है, पढ़िएगा, नो डाउट, लेकिन उससे पहले थोड़ा 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 कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे सब चीज़ें डिस्कस करना, ठीक है। ऑलराइट, नाउ सुनेंगे तो जल्दी याद रहेगा। अच्छा, अब आगे का बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। इन 1969, जी हाँ, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जी हाँ, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, आजकल से मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं ना, ऐसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस समय, बड़ी फेमस थी ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1969 में सोचा कि बोला यार, इन बैंक्स को नेशनलाइज करना और अपना कंट्रोल में लेने का, जी हाँ। तो इन 1969 में नए करीबन 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, सर नेशनलाइज किया गया, हाँ जी, ये बताए थे ना, नेशनलाइज करना मतलब, नेशनलाइज नथिंग, नेशनलाइज का मतलब क्या होता है, सुनिएगा, ये क्या होता है, आरबीआई के लिस्ट में, और लिस्ट होती है, शेड्यूल बोलते हैं इसे, शेड्यूल में ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये लिस्ट जो फर्स्ट थी, यहाँ फर्स्ट लिस्ट के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक थे। सर पब्लिक सेक्टर बैंक बेटा मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को इसी सीरीज में, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जिसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे 14 फर्स्ट बैंक थे जिन्हें नेशनलाइज किया गया इन 1969, ठीक है। आप चाहें तो सुन लीजिएगा, मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, बुक से भी आप रीड कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। मैं कुछ के एग्जांपल्स दे देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको वो कन्वीनियंट रहे याद करना, या आप सुनते सुनते भी याद देखेंगे तो आपको याद हो भी जाएगा, ठीक है, याद हो भी जाएगा, नो डाउट। ऑलराइट, अगर मैं आपको स्टार्ट करूं पीएनबी से, आपने नाम सुना होगा, है ना, पीएनबी खुद एक बहुत पुराना बैंक है,
अगर मैं आपको बताऊं ये 1840 राउंड इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। सो पीएनबी की हम बात कर सकते हैं, कैनरा बैंक की बात कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा आपने नाम सुना होगा, और अगर मैं आपको बताऊं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नाम आपने सुना होगा, ऑलराइट, देना बैंक आपने नाम सुना होगा। ये लगभग ऐसे ऐसे बैंक थे स्टार्टिंग में जो यू नो व्हाट 1969 में जिन्हें नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। सो मैं यहाँ लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं फिर भी शॉर्ट में आपको जैसे दो चार मैंने बोले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, देना बैंक है, ठीक है। यह मैंने अभी बताया आपको, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देन 14 बैंक्स हैं, ठीक है। हम बुक्स एक बार रीड कर लेंगे, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको रटना जरूरी है, आपको एक बार देख के आप समझ सकते हैं, सिंपली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस कैसे कॉन्सेप्ट पे क्या क्या हुआ, ठीक है। तो देखिएगा आगे देखते हैं एक बार कि 1956 देखिएगा, डेट आ गया ना। इन 1956 nationalization of 14 large commercial banks in 1969 and 6 more banks in 1980। जी हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ये जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने इसका क्राइटेरिया निकाला है कि कौन कौन से बैंक है जिन्हें नेशनलाइज किया जाएगा। इसका डेटा एग्जाम पूछ सकता है, याद देखेगा, कहता है बैंक्स हैविंग डिपॉजिट्स, क्या चेक किया, जिन बैंक्स के पास डिपॉजिट्स हैं मोर देन 50 करोड़, क्या सर, ऐसे बैंक जिनके पास में डिपॉजिट्स हैं कितना, 50 करोड़, ऐसे बैंक्स की लिस्ट बनाई। जी हाँ, ऐसे बैंक्स की लिस्ट बनाई, जी हाँ बिल्कुल लिस्ट बनाया गया ऐसे बैंक्स का, और ऐसे बैंक्स की लिस्ट बनाकर उन्हें क्या बोला गया कि वो क्या होंगे, नेशनलाइज्ड। जी हाँ, और ये जो क्राइटेरिया 50 करोड़ का था, मोर देन 50 करोड़, देखिएगा मोर देन 50 करोड़ लिखा हूं मैंने यहाँ पे, आपसे एग्जाम पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ जो 1980 के अंदर था, ये इसके लिए क्राइटेरिया रखा था 200 करोड़, 200 करोड़। जो नए बाकी जो 6 बैंक थे जिनको यहाँ पे कवर किया गया था बाद में 1980 में, उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया था वो ये देखा गया था, बैंक्स हैविंग मोर देन 200 करोड़ डिपॉजिट्स, है ना, उनको क्राइटेरिया रखा गया कि उन लोगों को नेशनलाइज किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री कब होना स्टार्ट हुआ था, देखिए जनरली क्या हुआ था, जब कंट्री में ना, ध्यान समझेगा, बहुत ध्यान समझेगा बेटा, बहुत ध्यान समझेगा, क्या हो रहा था, एलपीजी नाम सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वापस बोलिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर 1991 के अंदर, उनको लगा यार, बोला नहीं यार कुछ इस कंट्री के अंदर, देखिए हमने अगर एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है, एलपीजी, जी हाँ एलपीजी सिलेंडर का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ बोलेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, तो ऐसी जब कमेटी बना ली गई थी, सॉरी ऐसी जो स्कीम, एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया था कि कंट्री में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी आपको एंट्री देना होगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी एंट्री देनी होगी, किस लिए, एलपीजी के लिए। अब यहां पर क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई थी, जी हां, एम नरसिम्हन कमेटी। जो एन नरसिम्हन थे बेटा, ये थे एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। जी हाँ, ये एक्स गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है, ये एक्स गवर्नर आरबीआई थे, इनकी कमेटी बनी थी, ठीक है। इससे पहले भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी अपनी, इन्होंने यहाँ रिकमेंडेशन दिया कि हाँ हमें कुछ प्राइवेट सेक्टर्स पे में भी बैंक्स को लाइसेंस देना चाहिए, ताकि जो हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं एलपीजी का, जी हाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, वो कॉन्सेप्ट जो है, वो पॉलिसी जो है, वो एक्चुअली प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि जो पहला यहाँ पे हमने कंसिडर किया था बैंक को, कौन सा था हमारा, आईसीआईसीआई, ठीक है। कहता है एंट्री ऑफ द प्राइवेट प्लेयर सच एज आईसीआईसीआई इंटेंसिफाइंग द कंपटीशन। जी हाँ, ये बड़ी खतरनाक चीज ऑब्जर्व की गई थी, ठीक है। एंड ग्रेजुअल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स, ठीक है। नाउ इन 2002 एक्चुअली ये भी एक कमेटी, जी हाँ, जो मैंने बताया था नरसिम्हन कमेटी, एम नरसिम्हन कमेटी, जी हाँ, इन्हीं ने रिकमेंडेशन किया था, एंड इनकी रिकमेंडेशन यहाँ पे कंसिडर की गई थी। इन 2003 कोटक महिंद्रा बैंक, जी हाँ, ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक था जिनको लाइसेंस मिला आरबीआई से। एक और बैंक थे यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पे दिए नहीं है, लेकिन एक और बैंक आए थे, यस बैंक, यस बैंक, सर यहाँ दिख नहीं रहा है हमको, ऑलराइट, तो यहाँ लिख देते हैं
यस बैंक, जी हाँ यस बैंक, ये भी एक और जो कि नई बैंक को एक और एंट्री मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आगे की बात देखते हैं फटाफट से, देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक सर इन 2003 इसको दिया गया, और ये एक फर्स्ट एनबीएफसी थी सर, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। लेटर ऑन इन बैंक में कन्वर्ट हुआ इन 2003, ठीक है ना। अब देखो, गवर्नमेंट रिमूव द बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स व्हिच हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2005 एंड फर्दर द यूनियन बजट 1920 प्रोविजन cover ratio of banks reached highest in 7 years. Oh, all right. And as per RBI on November 30th 2018, India recorded foreign exchange, ये important data है, एग्जाम में पूछ सकता है, foreign exchange reserves approximately US $397.72 billions. सर ये क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज? बेटा ये आपको पहले ही बताए होंगे ना, बताया ना पहले आपको। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो भी मनी इंडिया में हम लोग रिसीव कर रहे हैं, रिजर्व मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, आपने इंडिया में कुछ प्रोड्यूस किया या कोई सर्विसेज आपने दी, कहाँ दी? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने यूएस में कोई सर्विसेज दी, इसके बदले इन्होंने आपको क्या दिया होगा? पेमेंट, डॉलर्स दिए होंगे। अच्छा, वो डॉलर्स यहाँ पर आए, अब डॉलर आप तो लेके घूमेंगे नहीं अपने साथ में, तो कहाँ देंगे, कहाँ जमा कराएंगे? आरबीआई के पास में, और आरबीआई उसके बदले आपको क्या दे देगा? डॉलर के बदले रुपी, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया गया कि इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज मतलब इतना पैसा, कितना 393.72 बिलियंस फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया, रिजर्व्स मतलब इतने आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी में मनी का ट्रांजैक्शन हुआ, उसके पास अभी रिजर्व्स इतना मेंटेन है फॉरेन करेंसीज, ऑलराइट। अब कुछ यहाँ पे छोटा छोटा इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ नहीं करना है, फटाफट से हम लोग छोटा छोटा इंपॉर्टेंट डेटा जो है ना अभी उठा लेते हैं और अभी इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, आज कहता है कि आज का मतलब पुराना डेट है मई 2019, यहाँ कह रहा है देखिएगा 20 तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे और 22 जो है प्राइवेट सेक्टर एंड 22 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। एंड लगभग 44 जो बता रहे हैं ये फॉरेन बैंक्स बता रहे हैं यहाँ पर, जबकि एक्चुअली ये आज की डेट में है 46। जी हम बता दूं आपको 44 नहीं है, आज की डेट में ये 46 बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स जो हैं। एंड लगभग 56 जो हैं वो आरआरबीज हैं, जी हाँ आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं। एंड 1542 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 24,384 रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जी हाँ। सर ये डेटा हमको याद करना है, सर जनरल है। अभी अगर पूछें हमसे कि एज ऑन 29 मई 2019 तक अगर हम रिकॉर्ड कर देखें, जो कि 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड 44 जो कि मैं आज की डेट बता रहा हूँ 46 फॉरेन बैंक्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो ना ये मर्ज हुए आपस में ना, बाद में मर्ज हो गए। देखिए आफ्टर द मर्जर याद रखिएगा, आफ्टर द मर्जर country will have 12 public sector banks including State Bank of India and Bank of Baroda, and the Bank of India and the Canara Bank of India will continue to be remain independent। जी मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, इतना ही डेटा यहाँ तक हमें समझना है, नीचे का डेटा आपका काम का हाल फिलहाल नहीं है, हमें इतना समझना है कि आज का डेट में अगर बोलेंगे तो कितना पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया? 12 का मतलब कि सर काफी सारे ऐसे बैंक हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कंट्री में अभी आपने सुना भी होगा, लास्ट ईयर भी ये बात खबर बहुत थी, उससे पहले भी थी कि हमने इकोनॉमिकली बहुत डेवलप होना है, तो उन्होंने एक मेजर मर्जर होना स्टार्ट किया। मर्जर का मतलब होता है जब बड़े बैंक्स या कुछ छोटे बैंक्स या छोटे और बड़े बैंक्स आपस में मिल जाते हैं। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो जी हाँ वो 12 कैटेगरीज हैं, मीन्स 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अराउंड 22 यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 46 अराउंड फॉरेन बैंक्स हैं, ठीक है। ये एग्जाम में डेटा आपसे पूछ सकता है, ये आप थोड़ा बहुत रिमाइंड कर सकते हैं। यहाँ इस सीरीज में याद रखिएगा मैंने ना कई सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ दिया, मतलब ये ऐसी बातें मैंने आज समझाई हैं जो कि आपके चैप्टर में आगे भी बोली गई हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे खास एसेंशियल बातें यहाँ पे कवर कर ली हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक नॉलेज सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑलराइट। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, देखिए शर्माइएगा मत, ठीक है, आप खुल के पूछेगा, डेफिनेटली आपके लिए आंसर किया जाएगा। इवन आपको किसी छोटी छोटी टॉपिक्स पे क्लैरिटी नहीं होगी, आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए उस पर वीडियो भी प्रिपेयर कर सकूं, ऑलराइट।
थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जी हाँ, इसलिए कह नहीं रहे सब्सक्राइब करने के लिए कि करना ही जरूरी है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपडेट मिलता रहेगा आपको, एग्जाम अपडेट्स भी और टेस्ट सीरीज भी। थैंक यू वेरी मच।